हेलो गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आपका अपने चैनल प्रो बैंकर्स में। तो सबसे पहले तो आपको गुड आफ्टरनून। और दूसरी चीज़ यार ये कि आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। ठीक है, जैसा कि अभी होली हमारी बीती है भाई, बढ़िया कलरफुल होली थी, है ना। तो अब होली को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए और उसकी खुशियों को कैरी करते हुए आगे हम लोग आज आपसे जो मुलाकात कर रहा हूँ मैं, आज जो मैंने मुलाकात करी है आपसे, वो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर है। मेमोरी बेस्ड पेपर का मतलब होता है कि नॉट द एग्जैक्ट पेपर बट द पैटर्न ऑफ द पेपर इज सेम, है ना। तो अपने चैनल पे भाई रीजनिंग यानी कि मैं पीयूष उपाध्याय और मैथ्स जय सारस्वत। ठीक है, तो हम दोनों मिलके आपको रीजनिंग और मैथ्स का भैया जो भी समस्या है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो बिना टाइम बर्बाद किए पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको टाइमली कैसे सॉल्व करना है, कट ऑफ कैसे अचीव करनी है, थोड़ा देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। तो आ जाओ जरा, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है 66 टू 68, यानी अपने पास 3 क्वेश्चन है भाई, तो फट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बोल रहा है एल ग्रेटर देन एस, एल ये रहा, एस ये रहा, नॉन रिलेशन है, सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ट्रू। P ग्रेटर देन एस, P ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर की प्रायोरिटी होती है, तो बोथ आर ट्रू। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन में टिक करूंगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ओरल करो यार इसको, अगले पे आओ। K ग्रेटर देन R, K से R की तरफ मूवमेंट पॉसिबल है। R ग्रेटर देन K, R ग्रेटर देन K पहला ट्रू है, पहला ट्रू है। दूसरा बोल रहा है O ग्रेटर देन Q, O ग्रेटर देन Q, सिंबल पलट रहे हैं, तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ओनली फर्स्ट फॉलोज, तो अपने पास ए वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इनइक्वलिटी की ऑलरेडी क्लासेस में ले चुका हूँ, तो मैंने बताया था कि ये मल्टीपल इक्वेशन है भाई। मल्टीपल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो इसको कंबाइन कर लो। कंबाइन करने है बच्चों, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के तुम्हारी आ जाएगी, और मैं इसको ओरल भी बता दूंगा, है ना। चलो कंबाइन करके पहले देख लो इसको कैसे बनाऊंगा मैं। एस लेस देन पी, है ना। फिर देखो मुझे यहां पर कॉम्बिनेशन किसका मिल रहा है, वी क्यू ग्रेटर देन वी, क्यू ग्रेटर देन वी। अब अगल बगल तो बन नहीं सकता, तो मैंने इधर बना लिया। डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, और लास्ट में है डब्ल्यू इक्वल्स टू आर। फट से इक्वेशन बना लो। ठीक है, अब पहला बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। अब देखो एक्स से आर पर मैं नहीं आ सकता, यहीं पर सिंबल पलट रहे हैं, तो पहला हो गया फॉल्स। दूसरा बोल रहा है आर ग्रेटर देन एस, तो आर से एस की तरफ जाऊंगा तो ऐसे ही तो ट्रैवल करूंगा, यहां तक, सॉरी यहीं तक तो ट्रैवल करूंगा एस तक। तो देखो मूवमेंट तो पॉसिबल है, ग्रेटर का सिंबल टकरा रहा है, इसका मतलब आर ग्रेटर देन एस, ये वाली वैल्यू ट्रू है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये तरीका तो मैंने रिटर्न में समझा दिया भाई, अब इसको ओरल अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो दोनों तरीके आपके सामने रहने चाहिए भाई, है ना। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, हमें जाना है एक्स से लेके आर तक, तो हमें देखना पड़ेगा रिलेशन कहां से कहां स्टेब्लिश हो रहा है। तो देखो x से v का रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू v हो गया है, और इस केस में r ग्रेटर देन v हो रहा है, तो x v से बड़ा हो रहा है, r v से बड़ा हो रहा है, तो x और r का रिलेशन डिसाइड नहीं हो पा रहा है भाई, तो पहला हो गया फॉल्स। दूसरे पर आओ, r से s पे जाना है, तो एक बात बताओ ना, r ग्रेटर देन v हो चुका है और v इक्वल टू s है, तो इसका मतलब कि r ग्रेटर देन s, ये वाली वैल्यू ट्रू है। तो ओरली भी करोगे तो क्वेश्चन को कर ले जाओगे, कोई दिक्कत, इतनी बड़ा कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन टिक होगा, बी ऑप्शन टिक होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि अपने पास फ्लोर ऑफ 8 फ्लोर बिल्डिंग है भाई, इसका मतलब बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, फटाफट बना लिया इसको मैंने, है ना। चलो, जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है वैसे करते चलो फटाफट बस, अब है ना। अब इसने क्या बोला है इसने बोला है कि जी लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर 2 फ्लोर अबव ए, यानी जी जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे रह रहा है, जी प्राइम नंबर फ्लोर पर है, तो प्राइम नंबर फ्लोर मेरे पास कितने हैं, और सुनो ये ए के 2 फ्लोर ऊपर, यानी 1 फ्लोर का गैप आना चाहिए,
2 फ्लोर अबो बोला तो 1 फ्लोर का गैप आना चाहिए। अच्छा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर अपने पास 7, 5, 3 हो सकता है भाई, 1 तो होगा नहीं क्योंकि है ना। अच्छा अब आगे आ जाओ जरा, अब ये बताओ इसका मतलब जी मेरा कहाँ कहाँ लॉक हो सकता है? जी मेरा यहाँ आ सकता है, ए मेरा यहाँ आ सकता है। एक केस में क्या हो सकता है? जी मेरा यहाँ आ जाए, ए मेरा यहाँ आ जाए। एक केस में क्या हो सकता है? जी मेरा यहाँ पर आ जाए, ए मेरा ऐसे आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं उसको बनाने में, फट से बना लिया। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है भाई? फिर आगे बोल रहा है कि 4 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन फ्लोर ऑफ ए एंड ई। ए और ई के बीच में 4 फ्लोर है, ऊपर हो नहीं सकता, नीचे हो नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो गई है ना भाई। पॉसिबिलिटी बनाने में घबराया मत करो यार। ठीक है, 1 2 3 4 ई ऊपर बनेगा, 1 2 3 4 ई ऊपर बनेगा, 1 2 3 4। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है आगे? एज मैनी फ्लोर आर देयर अबव ए एज बिलो एच। ए के ऊपर जितने एच के नीचे उतने, ए के ऊपर जितने एच के नीचे उतने, तो एच को यहां आना पड़ेगा। ठीक है, ए के ऊपर जितने एच के नीचे उतने। आ जाओ फिर, आ जाओ आगे। फिर क्या बोल रहा है? मोर देन 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ एच एंड डी। एच और डी के बीच में भाई 3 फ्लोर से ज्यादा होने हैं। ठीक है, एच और डी के बीच में 3 फ्लोर से ज्यादा होने हैं। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन और देख लूं, एफ लिव्स अबव बी फ्लोर, एफ लिव्स अबव बी फ्लोर बट बिलो सी फ्लोर, सी के नीचे। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन और है, बी डजंट लिव इमीडिएटली अबव डी। और बी जो है ना वो डी के इमीडिएटली ऊपर नहीं है भाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे पे एच लॉक है, डी को लॉक करता हूं मैं। तो कम से कम ग्रेटर देन 3 बोला है तो मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 यहां पर मत रखना यार, ग्रेटर देन 3 बोला है तो डी को यहां लॉक होना पड़ेगा। इस केस में यहां पर 1 2 3 यहां नहीं होगा, 1 2 3 4 यहां नहीं होगा, तो फिर यहां पर तुम्हारा आएगा डी, यो है ना। अच्छा फिर चलो आगे। अब इसने बोला था मुझे किसको लॉक करना है? सी एफ बी। तो जाहिर सी बात है सी एफ बी ऐसे ही लॉक होगा, सी एफ बी ऐसे ही लॉक होगा। लास्ट लाइन बोल रहा है कि बी डी के जस्ट ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरी गलत हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया ढंग से कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पे कौन रह रहा है? 6th फ्लोर पे रह रहा है ई। 6th फ्लोर पे कौन रह रहा है? ई रह रहा है अपना। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर। 1 फ्लोर का गैप चाहिए मुझे, तो 1 फ्लोर का गैप चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है सी और ई। पहला ऑप्शन बोल रहा है सी और ई के बीच में भाई 0 फ्लोर का गैप है। अगला बोल रहा है ए और जी, अगला बोल रहा है ए और जी, तो ए और जी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है ना, 1 फ्लोर का गैप है ना ए और जी के बीच में, तो हम इसको टिक कर देंगे बी को, ए और जी। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच फ्लोर एंड एफ फ्लोर? एच फ्लोर्स एंड एफ फ्लोर, एच फ्लोर, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड एफ फ्लोर्स? एच और एफ के बीच में कितने का गैप है भाई? एच और एफ के बीच में 2 का गैप है, एच और एफ के बीच में 2 का गैप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ठीक है, सॉरी आर फॉल्स बताना है मुझे। तो एच लिव्स ऑन अ फ्लोर अबो ई फ्लोर, एच लिव्स ऑन अ फ्लोर अबो ई फ्लोर, एच लिव्स ऑन अ फ्लोर अबो ई फॉल्स, ये तो ट्रू है भाई, मुझे फॉल्स बताना है। डी लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, डी लिव्स ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, तो ये वाली वैल्यू मेरी गलत है, पहले ये वाली वैल्यू गलत है। जल्दीबाजी मत मचाना, ऑप्शंस पे ध्यान दो भाई, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। एफ लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, एफ लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, ये पूछ रहा है कि एफ लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, तो एफ गलत है ये भी। इसका मतलब कि सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन को मुझे टिक करना पड़ेगा फिर यहां पर, है ना। एच डी ई सी बी, एच डी ई सी बी, एच डी ई सी और बी। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें पूछ रहा है ऑड वन छाटना है मुझे, तो एच की वैल्यू देख लो, एच की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू देख लो, डी की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू देख लो, ई की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 4 है। तो ध्यान से देखा जाए तो बाकी सारे इवन फ्लोर पे हैं, सिर्फ ये वाला बंदा ऑड फ्लोर पे है, तो इस बेसिस पे हम उसको टिक मार देंगे भाई, है ना। इस बेसिस पे इसको टिक मारेंगे, सी को टिक मारेंगे इस बेस पे, सी को। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, ढंग से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस यार, है ना। चलो आगे आ जाओ।
आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इसको, है ना। इसने क्या बोला, इसने सबसे पहले बोला कि पॉइंट एफ इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, पॉइंट एफ इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, पॉइंट एफ इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, 13 मीटर ईस्ट में क्यू से। फिर क्या बोल रहा है भाई, फिर बोल रहा है कि पॉइंट आर इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, यानी आर जो है वो पी से साउथ में है, आर जो है वो पी से कहां पर है, साउथ में है। कितने साउथ में है ये देख लो, 5 मीटर साउथ में है, 5 मीटर साउथ में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, फिर बोल रहा है कि पॉइंट एस इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ आर, पॉइंट एस जो है वो 8 मीटर वेस्ट में है आर से, पॉइंट एस जो है वो 8 मीटर वेस्ट में है आर से। चलो ये बात भी डन हो गई है भाई, ठीक है। पॉइंट जे इज 12 मीटर साउथ ऑफ एस, पॉइंट जे जो है वो 12 मीटर साउथ में है एस से। समझ रहे हो, देखो ये जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ना, ये नॉन कनेक्टिंग है अभी तक ना, वो वाला पॉइंट जो ऊपर वाला क्यू और एफ वो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आगे इसको देखते हैं क्या कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश होगा। फिर इसने बोला पॉइंट एम इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जे, पॉइंट एम इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जे, पॉइंट एम इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ जे, ये भी बोल रहा है भाई। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट एन इज 11 मीटर साउथ ऑफ क्यू, पॉइंट एन इज 11 मीटर साउथ ऑफ क्यू। अब एन जो है वो क्यू के साउथ में है, कितने मीटर की दूरी पर, 11 मीटर की दूरी पर। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि पॉइंट टी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, टी जो है वो एफ से 6 मीटर नॉर्थ में है। और एक चीज और बोली है इसने, और यही टी जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है पी से, और यही टी जो है ये 10 मीटर वेस्ट में है पी से। तो ये बताओ, अगर मुझे डायग्राम स्टेब्लिश कराना हो, दोनों को कनेक्ट करना हो, भाई बच्चों फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझना, ये मेरा डायग्राम नंबर 1 है, ठीक है, और ये नीचे वाला डायग्राम नंबर 2 है। तो अगर मुझे कभी भी डायग्राम को कनेक्ट करना होता है तो कनेक्टिंग पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है पी वाला। तो एक काम कर लेता हूं, पहले उसको मैं बना लेता हूं जरा, टी एफ 10 मीटर, पी क्यू 13 मीटर, एन आ गया इधर 11 मीटर। अब इसको कनेक्ट करना है ना मुझे, पी से साउथ में आर है 6 मीटर की दूरी पर, तो पी से आर यू बनेगा 5 मीटर की दूरी पर, भाई पूरा 6 है तो ये 5 ऐसी तो बनेगा। फिर आर से वेस्ट में चले आओ 8 मीटर, तो आर से वेस्ट में चले आऊँगा 8 मीटर, तो लगभग कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो ये बताओ ये वाली दूरी कितनी बची भाई, ये दूरी 2 किलोमीटर तो बची है ना। अब एस से साउथ में जे है, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो अगर ये 6 है ये 5 है, तो ये अगर ये 5 है तो जाहिर सी बात है ये 1 हो गया, है ना। अच्छा, तो एस से जे साउथ में 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर के लिए पहले 1 किलोमीटर ये चला दो, और फिर देखो ये 11 है ना, डिस्टेंस जस्टिफाइड है 11, और फिर ये 11 यूं बन जाएगा जे, ठीक है, हो गया 12 किलोमीटर। अब जे के वेस्ट में 2 किलोमीटर पे एम बैठा हुआ है, तो 2 किलोमीटर एम ऐसी तो बैठेगा यार यूं इसके सिधाई में इस तरीके से। बात समझ में आ गई कि नहीं, डायग्राम क्लियर है ना। अब आ जाओ जरा से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू एम, टी विथ रिस्पेक्ट टू एम, तो टी इज इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम, टी इज इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एम, आर और एम के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, बात को समझना ध्यान से। आर और एम के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ये बताओ, इसको करने के लिए मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं कैसे बनाऊंगा भाई, मैं जोड़ लेता हूं इसको, ऐसे यूं जोड़ लेता हूं, यूं बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बताओ, ये वाली वैल्यू निकालनी है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, यहां से लेके अंडर रूट में डालो, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर, और प्लस यहां से लेके यहां तक की कितनी है 12, ठीक है, ये पूरी वैल्यू 12 नहीं है यहां से लेके यहां तक की, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ऐसे बनेगा ना 100 प्लस 144, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट में 244। तो 244 अपने पास ऑप्शन है क्या, 244 ऑप्शन है, देखो डी ऑप्शन मैच कर गया भाई, है ना। अब ये बोल रहा है पॉइंट जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
G इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ M। अगर ये 4 मीटर है तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू बची है मेरे पास, ये कितनी बची है, 7 ही तो बची है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस पूछा है इसने। देखो बच्चे यहीं पर धोखा खा लेते हैं भाई मेरे, यहीं पर मार खा जाओगे तुम। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे काम करेंगे भाई, क्योंकि अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन करते आ रहे हो, सब में पाइथागोरस थ्योरम करते आ रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम तुम यहाँ से लेके यहाँ तक के लगा दोगे। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो देखो दिक्कत क्या हो जाएगी यार, अंडर रूट में जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये बताओ 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो हमारे पास वैल्यू जनरेट होगी 218। अब एक बात बताओ, अगर 218 वैल्यू जनरेट हुई है तो ये बताओ 218 कोई ऑप्शन है, नहीं है, बस तुम यहीं पर धोखा खा जाओगे। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, इसने देखो क्वेश्चन ये पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछी हुई है उसने, टोटल डिस्टेंस बिटवीन G एंड Q, टोटल डिस्टेंस पूछी हुई है उसने। तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछी है उसने तो एक काम कर लो, चलो 7 7 13 20, तो 20 भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, 20 भी ऑप्शन नहीं है। तो G और Q ऐसे जाऊं अगर मैं, 4 और 13 17, 17 और 11 कितने हो गए 28, तो फिर इसका मतलब 28 भी ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब एक काम करो, यूं पूरा डिस्टेंस चला दो इसको, टोटल डिस्टेंस पूरा चलाओ इसको, देखते हैं क्या होता है। 4 4 और ये कितना है 10 14, 14 और 12 कितना हो गया 14 और 12 कितना हो गया 14 12 26, 26 और 5 कितना हो गया 31 और 10 कितना हो गया 41, 41 और 6 कितना हो गया 47, 47 और 13 कितना हो गया 60 हो गया ना। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई है, टोटल डिस्टेंस निकल आई है 60, है ना। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी टिक करेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस टिक करेंगे हम लोग 60, ये वाला ऑप्शन टिक होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देखो अभी तुम लोग इसमें क्या करते, मान लो इसमें एक ऑप्शन ई वाला ऑप्शन दिया होता नन ऑफ दीज, तो आप लोग सोचते कि यार फट से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वैल्यू तो जनरेट हो गई है, लेकिन वो तो इसे मैच नहीं करी तो नन ऑफ दीज मार दो। बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए होता है ना हमेशा, हमें क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आओ जरा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं सारे वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर से लगा दूं, तो डिक्शनरी ऑर्डर से अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा, मुझे लेफ्ट से राइट लगाना है ना, फ्रॉम राइट एंड टू द सीरीज पूछा हुआ है, तो जो डिक्शनरी ऑर्डर से लगाऊंगा तो सबसे पहले कौन आएगा, EHD आएगा, पहला तो यही होगा, फिर कौन आएगा E के बाद EFGH HIT आएगा, HIT हो गया, अब कौन आएगा मैप आएगा, मैप आएगा, फिर कौन आएगा OPZ आएगा, फिर कौन आएगा SRG आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं यार। ये सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड पूछ रहा है बेटा, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन टकरा रहा है मेरे को, OPZ, तो इसका मतलब OPZ, बी वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बोल रहा है अगर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ड्रॉप्ड, अगर फर्स्ट लेटर को हटा दो और रिप्लेस कर दो उसको किससे, एन से रिप्लेस कर दो। जैसे सुनो, जैसे फर्स्ट लेटर हटाना है और एच के बदले मुझे क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है, एन से लिख देना है मुझे। तो ये बताओ अगर मैं सबको एन से लिख दूं ऐसे, तो ये ऐसी तो बनेगा NPZ, हालांकि मैं इसमें पेन चलाता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, NRG, और ये बन जाएगा NAP। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें पूछा है मीनिंगफुल वर्ड, तो एक बात बताओ, अब बच्चे क्या करते हैं NIT को मीनिंगफुल वर्ड पकड़ लेते हैं। अरे बेटा NIT मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, NIT तो शॉर्ट फॉर्म है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है NIT, तो आप शॉर्ट फॉर्म को कभी भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं मान सकते हो, इट इज नॉट इन वर्ड, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर परफेक्ट वर्ड क्या बनता है, यहाँ परफेक्ट वर्ड बनता है नैप। अब नैप का मतलब क्या होता है, छोटी नींद, ठीक है, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाता है बंदा तो वो हल्की झपकी लेता है, उसी को हम बोलते हैं नैप। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे आओ। इसमें बोल रहे इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स, रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर से लिखना है मुझे, बात समझ रहे हो। तो रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर से तो कैसे लिखूंगा मैं, TIH ऐसे लिखूंगा मैं इसको, फिर लिखूंगा मैं ZPO, इसको कैसे लिखूंगा मैं DEH, इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा पहले R,
एस और फिर जी, इसको कैसे लिखूंगा मैं? पी एम और ए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे कितने वर्ड है जो अनचेंज हैं, तो ध्यान से देखो तो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग? डी ऑप्शन को टिक करेंगे, नन ऑफ दिस को टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। फिर से देखो अब पेन मत चलाना इस क्वेश्चन पे यार, ओरल करने की कोशिश करो। इसने बोला है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन ईच वर्ड आर चेंज टू देयर नेक्स्ट इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर। सक्सीडिंग का मतलब होता है जस्ट उसका अगला वाला लेटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एच आई जे टी। शुरुआत के दो को चेंज करना था, पूरे को चेंज नहीं करना था। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर बोला इसने और फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला इसने, इस चीज को ध्यान रखना यार। ठीक है, तो इन दो को अगले लेटर से चेंज करना था। तो एच ये आई जे हो गया, ओ पी क्यू जेड आ गया, ई एच आई डी आ गया, एस टी आर एस जी आ गया, एम एन ए बी पी आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवल। अब मोर देन वन वॉवल का मतलब एक वॉवल नहीं है भाई, मोर देन वन का मतलब होता है ग्रेटर देन वन, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो 2 वॉवल किसी में दिख रहा है मुझे? किसी में नहीं दिख रहा है मुझे। तो क्या टिक करूंगा मैं? नन ऑप्शन को टिक करूंगा। आगे आओ, पेन मत चलाना भाई, ओरल करो इसको। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद अ कॉन्सोनेंट। मुझे क्या करना है? मुझे फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें समझाऊं इसको तो कैसे लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा टी आई एच, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है यूं, है ना। तो ऐसे सारे लेटर को इंटरचेंज कर दो। तो इसने पूछा कि ऐसा कौन सा नया वर्ड बनेगा जिसके लास्ट में वॉवेल होगा। तो ये लास्ट में वॉवेल तो तभी होगा ना जब शुरुआत में वॉवेल होगा। तो शुरुआत में वॉवेल मुझे कहाँ दिख रहा है? एक तो इसमें दिख रहा है शुरुआत में वॉवेल, दूसरा इसमें दिख रहा है शुरुआत में वॉवेल, और कहीं वॉवेल दिख नहीं रहा। तो कितने वर्ड बन जाएंगे? 2 वर्ड बन जाएंगे, है ना। आसान क्वेश्चन था कि नहीं? ठीक है, आगे आओ जरा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं कराऊं आगे। चलो हिंदी में भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 पर्सन है ए से लेके एच तक, वर बॉर्न इन 2 डिफरेंट डेट्स। तो 2 डिफरेंट डेट वाला मैंने आपको करा रखा है बेटा। ठीक है, नहीं कराओ तो प्लीज आप उसकी प्लेलिस्ट पे खोलो, प्रो बैंकर्स को ओपन करो, उसमें ना रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट जो है जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, उसे मैंने इस क्वेश्चन को दबा के करा रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बोल रहा है 2 डेट हैं और महीने कौन से? जनवरी मार्च जुलाई सितंबर, जनवरी मार्च जुलाई सितंबर, जनवरी मार्च जुलाई सितंबर। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, इसमें अलग अलग डेट भी है भाई, जल्दीबाजी मत मचाओ बिल्कुल भी, अलग अलग डेट भी है इसमें। ठीक है ना, डेट कौन कौन सी है? डेट देखो जरा कौन कौन सी बता रहा है। डेट बोल रहा है 7 और 20, इसका मतलब कि एक 7 तारीख है, एक 20 तारीख है, 7/20 7/20, इस तरीके से बना लो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको इस तरीके से बनाते हैं वो कभी कभार, जनवरी 7 20, फरवरी मतलब मार्च 7 20। तो यार ये वाला पैटर्न सक्सेसफुल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है पैटर्न ये। ऐसा करने से ये क्वेश्चन फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्लोर में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए हम इसको फ्लोर वाले पैटर्न पे कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसने बोला है कि डी वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। तो एक बात बताओ, इवन नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज लिख लो, 31, मार्च 31, जुलाई 31 और फिर सितंबर 30। तो इसका मतलब डी मेरा पैदा हुआ इवन नंबर ऑफ डेज। तो एक बार डी को यहां करो, एक बार डी को यहां करो। ठीक है, चलो आगे आओ जरा। फिर क्या बोल रहा है? 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 2 बंदे थे, तो 1 2 एफ को यहां रखो, एक बार एक को एफ को यहां रखो। फिर चलो आगे क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि सी वॉज बॉर्न इन जुलाई इमीडिएटली बिफोर एच। सी जुलाई में पैदा हुआ था इमीडिएटली बिफोर एच, सी जुलाई में पैदा हुआ था इमीडिएटली बिफोर एच, ऐसी तो बनेगा यूं, सी जुलाई में पैदा हुआ था इमीडिएटली बिफोर एच। फिर क्या बोल रहा है भाई?
फिर बोल रहा है ए वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट इमीडिएटली बिफोर जी। ए जो है इवन डेट को पैदा हुआ था इमीडिएटली बिफोर जी, तो इवन डेट ये है तो इसके नीचे जी आ नहीं सकता, इसका मतलब कि ए और जी ऐसे ही बनेगा, यूं ए और जी को ऐसे ही बनना पड़ेगा और कोई वैल्यू हो नहीं सकती। इवन डेट बोला है उसने, इवन मंथ नहीं बोला उसने, इवन नंबर ऑफ डेज नहीं बोला उसने। फिर चलो, ए एंड जी वर नॉट बॉर्न इन सेम मंथ, ए और जी सेम मंथ में पैदा नहीं हुए थे, तो सेम मंथ में तो किसी केस में पैदा नहीं है भाई। फिर बोल रहा है ई वॉज बॉर्न आफ्टर बी नॉट इन सेप्टेम्बर, ई जो है वो बी के बाद पैदा हुआ था, तो इस केस में ई जो है वो बी के बाद पैदा हुआ था, ई जो है वो बी के बाद पैदा हुआ था, लेकिन ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि ई सितंबर में पैदा नहीं हुआ था, तो अपने पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 काम करेगी, पॉसिबिलिटी नंबर 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आओ जरा। Who among the following person was born on 7 सितंबर? 7 सितंबर को कौन पैदा हुआ था भाई? तो एच पैदा हुआ था 7 सितंबर को, एच, इसको लॉक करो। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर जी, यानी जी से पहले जितने पैदा हुए थे उतने किसके बाद पैदा हुए हैं? तो जी से पहले जितने पैदा हुए थे, तो जी से पहले 1 2, तो फिर एफ के बाद सी के बाद 2, जी से पहले 2 तो सी के बाद 2, सी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। बी डी ए जी ई, बी डी ए जी ई, बी डी ए जी ई, मुझे इसमें ऑड सेलेक्ट करना है, तो पहले मैं देख लेता हूँ। ये आ रहा है 7 तारीख को, डी आ रहा है 20 तारीख को, ए आ रहा है 20 तारीख को, जी आ रहा है 7 तारीख को, और ई आ रहा है 20 तारीख को। तो इसका मतलब डेट के हिसाब से तो ये है ही नहीं, तो एक काम कर लो ना, इसको देखो तुम ध्यान से, डी वाले को, तो यही बंदा जो है ये 30 डेज वाले में पैदा हुआ है, बाकी सारे बंदे जो हैं वो 31 डेज वाले में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको ऑड बनाना पड़ेगा, डी को ऑड बनाना पड़ेगा, ठीक है। Who was born 3% बिफोर ई, 3% बिफोर ई, 3% बिफोर ई कौन है भैया? बी है, तो बी को टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने बंदे हैं? ए और डी के बीच में 1 2 3 4 5 बंदे हैं। ए और डी के बीच में कितने बंदे? मोर देन 4 को टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मजेदार क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। चलो फिर आ जाओ आगे जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अलग अलग, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो चुका है यार, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, इस पर आ जाओ जरा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें ABCD की वैल्यू याद होनी चाहिए यार, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स को लिख रहा है, ब्लॉक्स को इसने लिखा A M N D J T, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूजफुल को कैसे लिखेंगे, यूजफुल को, है ना। तो देखो यूजफुल को लिखना होगा अगर, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखा करो, 2 12 15 3 11 19। क्वेश्चन देख के मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हर बात पे इतना इजी क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को लिखते हैं बेटा। तो वैल्यूज को लिखने से मुझे हिंट मिल जाती है। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर -1 कर रहे हैं, तो u की वैल्यू 21, s की 19, 5 6 21 12, तो एक कम करेंगे मुझे मिलेगा 20, 20 पे कौन होता है? t होता है। एक प्लस कर दिया तो 19 20 पे कौन आता है? t, तो डबल t मिलना चाहिए मुझे, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब मैं लास्ट का चेक कर लेता हूं, 19 20 बढ़ गया ना, तो 12 13 m आना चाहिए। तो m पे मुझे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? मुझे c वाला ऑप्शन मिल रहा है, m पे ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको टिक कर दूंगा भाई, है ना। चलो आ जाओ फट से, सिलॉग्स आ गए भाई, तुम्हारे फेवरेट चैप्टर है। ओनली फ्यू एप्पल्स आर स्वीट, ओनली फ्यू एप्पल्स आर स्वीट, ओनली फ्यू एप्पल्स आर स्वीट, इसका मतलब कुछ स्वीट हैं तो कुछ स्वीट नहीं भी हैं। सम स्वीट इज शुगर, कुछ स्वीट क्या हो गए? शुगर हो गए भाई। और ऑल शुगर आर चेरीज, सारे शुगर क्या हो गए? चेरीज हो गए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम शुगर बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम शुगर और एप्पल का अननोन रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू। सम स्वीट आर नॉट चेरीज, सम स्वीट आर नॉट चेरीज, ये वाली बात मैं कंफर्म नहीं कह सकता, इसलिए मुझे करना पड़ेगा फॉल्स, और मुझे इस ए ऑप्शन को टिक मारना पड़ेगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज।
ठीक है, आगे आ जाओ। ओनली फ्यू ब्रिलियंट आर स्मार्ट, ओनली फ्यू ब्रिलियंट आर स्मार्ट। तो कुछ ब्रिलियंट स्मार्ट हैं तो कुछ ब्रिलियंट स्मार्ट नहीं है। ऑल इंटेलिजेंट आर शार्प, सम स्मार्ट इज नॉट इंटेलिजेंट। कुछ स्मार्ट जो है ना बेटा वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। और फिर एक चीज और बोली है, सारे इंटेलिजेंट क्या है, सारे इंटेलिजेंट हो गए शार्प। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट, सम ब्रिलियंट आर नॉट स्मार्ट, तो ओनली फ्यू जोड़ा था तो पहला ट्रू है। दूसरे पर आओ, नो स्मार्ट इज इंटेलिजेंट, कोई भी स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सम नॉट जुड़ा हुआ है, नो थोड़ी ना जुड़ा है, तो इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला ट्रू होगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो उसको टिक करना पड़ेगा। आगे आओ, ओनली फ्यू मेलन्स आर सीड, ओनली फ्यू मेलन्स आर सीड। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ, तुम्हें फ्री के नंबर देगा। ऑल सीड्स आर प्लांट, सारे सीड्स हो गए प्लांट। फिर क्या बोल रहा है, ऑल प्लांट्स आर पेटल, सारे प्लांट्स क्या हो गए, पेटल हो गए। अब ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आओ, ऑल सीड्स आर पेटल, सारे सीड्स पेटल है, डायग्राम में दिख रहा है मुझे, है तो ट्रू। सम प्लांट्स आर मेलन, प्लांट्स ये रहा, मेलन ये रहा, तो कुछ पी का हिस्सा देखो ना, कुछ पी का हिस्सा एम में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दूसरा वाला भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू। तो यहां पर ई वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे आओ, इसको भी कर लो भाई, इसको भी कर लो, हिंदी में भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हिंदी में भी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटी। जब आप मेरे सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियोस खोलोगे ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया, 50 क्वेश्चन उसके मैंने कराए हैं, तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटी ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अपने पास 8 बंदे हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, तो एक काम कर लेता हूँ ना, मैं 8 बंदों का पैटर्न बना लेता हूँ मैं, 3 4 5 6 7 8 बंदों का पैटर्न बन गया, ठीक है। और फिर वही बात है, मैं मान के चल रहा हूं ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना, या ये टॉप ऑर्डर है तो ये बॉटम ऑर्डर है, ऐसे ही मान सकते हो तुम लोग। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ऐसे चार्ट बनाने से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसने बोला 4% बॉट गिफ्ट आफ्टर जी, जी के बाद कितने बंदे गिफ्ट लेके आए, जी के बाद 4 बंदे, तो जी के बाद 4 बंदे गिफ्ट लेके आए ना, तो 1 2 3 4, जी की वैल्यू लॉक हो गई है। फिर आगे आओ जरा, 2% बॉट गिफ्ट बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में 2 बंदे, तो एक बार सी को ऊपर डालो, एक बार सी को नीचे डालो भाई। फिर क्या बोल रहा है, ए बॉट गिफ्ट इमीडिएटली आफ्टर सी, ए जो है वो इमीडिएटली आफ्टर सी है, ए जो है वो इमीडिएटली आफ्टर सी है, लॉक हो गया। फिर चलो, फिर इसमें बोला 5% बॉट गिफ्ट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 5 बंदे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया ई, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया ई, ठीक है। फिर चलो फिर बोल रहा है कि एफ बॉट गिफ्ट 3% बिफोर एच, एफ बॉट गिफ्ट 3% बिफोर एच, 3% बिफोर एच का मतलब कि 2% का गैप आना चाहिए, तो एफ और एच के बीच में 2% का गैप होगा, और ध्यान रखना एफ पहले लेके आ रहा है, ठीक है। एफ बॉट गिफ्ट 3% बिफोर एच, एटलीस्ट 1% बॉट गिफ्ट बिटवीन डी एंड एच, और डी और एच के बीच में एटलीस्ट बोला है ना, तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट बोला है ना, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी। अब एक बात बताओ, एफ और एच को सेट करना है मुझे, तो अगर एफ को यहां सेट करूं तो 1 2 एच सेट हो सकता है, चलो एफ को यहां सेट करूं 1 2 नीचे तो हो नहीं सकता, एफ यहां सेट करूं तो 1 2 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब एफ को यहां लॉक होना पड़ेगा, 1 2 एच को यहां लॉक होना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में आओ, अगर मैंने एफ को यहां रखा, 1 2 एच यहां पर आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एफ को यहां रखूं 1 2 एच नहीं आ सकता, नीचे भी एफ यहां रखूं तो 1 2 एच नहीं आ सकता, तो एफ को यहां रखना पड़ेगा, 1 2 एच को यहां रखना पड़ेगा। अब डी और एच के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1% चाहिए थे मुझे। अब इस वाले केस को देखो ना, या तो डी यहां लॉक होगा, या तो डी यहां लॉक होगा, तो एच और डी के बीच में कोई पर्सन नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू ये मेरी फॉल्स हो रही है। एच और डी के बीच में एटलीस्ट 1% बोला था, तो डी यहां लॉक नहीं करूंगा, डी को यहां लॉक करूंगा मैं, तो एच और डी के बीच में खूब सारे पर्सन हो गए, है ना, तो वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी मेरी। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी, बी बचा हुआ है ना, तो बी को यहां लॉक कर दो।
आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। इफ एच इज रिलेटेड टू जी, एच का रिलेशन जी से है भाई, एच का रिलेशन जी से, यानी एक फ्लोर ऊपर एक का गैप है। फिर आ जाओ, एफ इज रिलेटेड टू डी, एफ का रिलेशन डी से एक का गैप आ रहा है। एच रिलेटेड टू जी, एच का रिलेशन जी से एक का गैप है। सेम वे एफ का डी से, एफ रिलेटेड टू डी, एफ का डी से 1% का गैप है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग, तो सी रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग, तो एक का गैप आना चाहिए। बी को टिक करना पड़ेगा मुझे, यहां पर बी ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा मुझे। हु बॉट अ गिफ्ट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी, एग्जैक्टली बिटवीन डी और सी कौन है भाई, एग्जैक्टली बिटवीन डी और सी कौन है, डी और सी के एग्जैक्टली बिटवीन में जी अगर मैं ले लूं तो एक दो, एक दो, तो कौन है मेरा, मेरा जी है भैया एग्जैक्टली बिटवीन, जी है मेरा एग्जैक्टली बिटवीन। हु बॉट अ गिफ्ट 3% बिफोर बी, 3% बिफोर बी, बी से 3% बिफोर बी, तो ई लेके आया है, 3% बिफोर बी बोला है ना, तो 2 का गैप होना चाहिए। ई लेके आया है भाई, ई 93, ये वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एच बॉट गिफ्ट आफ्टर ए, एच ए के बाद लेके आया क्या, नहीं, एच तो पहले लेके आया। ए वॉज नॉट द लास्ट पर्सन टू बाय अ गिफ्ट, तो ये तो ट्रू हो रहा है ना, ट्रू, ये तो फॉल्स हो रहा है ना। 2% बॉट गिफ्ट बिटवीन डी एंड जी, 2 बंदे डी और जी में हैं, डी और जी में 2 बंदे हैं, तो ये वाली बात ट्रू हो रही है भाई, ये वाली बात ट्रू हो रही है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन बॉट गिफ्ट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने बंदे हैं, सी और ई के बीच में कितने बंदे, 1 2 3 4, सी और ई के बीच में कितने बंदे, 4, तो ई ऑप्शन को टिक करूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन, बढ़िया डिस्कशन हो रहा है भाई, है ना। आगे आओ जरा, कर लिया इसको हम लोगों ने, चलो इसको करके दिखाओ जरा 96। इसने क्या बोला है, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसने बोला है एक अपने पास इंपैक्टफुल, इंपैक्टफुल नाम का शब्द है, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है भाई। तो मैंने पहले ही बोला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू लिख लिया करो बेटा, प्लेस वैल्यू लिखने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और लेफ्ट से राइट मुझे लिखना है, तो ये बताओ सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा मेरे पास ए, ए डन हो गया। फिर ए के बाद देखो छोटा कौन सा है, 3, सी, असेंडिंग ऑर्डर घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 3 लिख लिया। फिर किसकी बारी है, फिर 6 की बारी यानी एफ की बारी है। फिर किसकी बारी है, एफ हो गया, अब आई की बारी है, आई लिख लो। आई के बाद किसकी बारी है, एल की बारी है। एल के बाद किसकी बारी है, एम की बारी है। एम के बाद किसकी बारी है, पी की बारी है। पी के बाद किसकी बारी है, टी की बारी है। टी के बाद किसकी बारी है, यू की बारी है। तो ये बताओ ऐसा कोई अक्षर है जो अपनी ही जगह पर है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, 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 चेंज हो गया। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, मार्क द आंसर एक्स एज योर आंसर इफ लेटर्स रिमेन अनचेंज, इफ द पोजीशन ऑफ नो लेटर रिमेन अनचेंज। तो यहां पर हम किसको टिक करेंगे, एक्स को टिक करेंगे, क्योंकि किसी भी लेटर की पोजीशन चेंज मतलब सेम नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, हमें यूज करना है, मीनिंगफुल वर्ड पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड वाले पे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती करके आते हैं भाई। हमें यूज करना है 3rd, और कौन सा यूज करना है 4th, और हमें यूज करना है 6, और हमें यूज करना है 8, है ना। इन लेटर को यूज करना है। तो पहली बात तो 3rd लेटर तुम्हारा हो गया W, चौथा लेटर हो गया तुम्हारा E, छठा लेटर हो गया F, 8वां लेटर कौन हो गया, 6 7 8, ये हो गया, है ना। तो ये बताओ इसको ऐसे अरेंज करो, इफ मोर देन वन सच मीनिंगफुल वर्ड इज फाउंड मार्क X एज योर आंसर, इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फाउंड मार्क Z एज योर आंसर। ठीक है, और अगर बन चुका है तो उसका 3rd लेटर आपको बताना है, 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। तो एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखो ना इसको, तो FLEW फ्लू,
उड़ गया भाई, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बना। इसका थर्ड लेटर कौन सा है लेफ्ट से? थर्ड लेटर हो गया मेरे पास ई, तो मैं इसको टिक करूंगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसमें बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, है ना। आ जाओ जरा इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये लास्ट के तीन क्वेश्चन और है। इसने बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइन। हिंदी वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फट से, फिर ट्राई करना, बाकी फिर तो मैं करा ही रहा हूं। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसेस नॉर्थ एंड सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी, यानी पी को बैठा दो, 1 2 3 4 5 पे कौन बैठा है? एन बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 पे कौन बैठा हुआ है? 5वें नंबर पे बैठा हुआ है एन, ठीक है। फिर आओ जरा, 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जी। एन और जी के बीच में कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं, तो एक बार जी यहां भी आ सकता है, और एक केस में एन और जी ऐसे भी आ सकता है भाई, है ना। इसीलिए हम 2 पॉसिबिलिटी बना के चलते हैं। फिर इसने बोला पी सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी पी लेफ्ट एंड पे है ना, तो पी की वैल्यू लॉक हो चुकी है, अब इसके आगे मुझे सेट करना नहीं है, यही सेट करना है मुझे। फिर क्या बोला इसने? जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, जी के से थर्ड लेफ्ट में है, तो ये वाली वैल्यू तो गलत हो गई ना भाई, क्योंकि के को मेरे यहां आना चाहिए था। इस पर आओ, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। और क्या बोल रहा है? के हु सिट्स सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी के जो है वो किसी कोने से सेकंड नंबर पे, जाहिर सी बात है यार, वो लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर हो नहीं सकता, उसको राइट हैंड से सेकंड नंबर करा दो और इधर भी वैल्यू लॉक कर दो, तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू लॉक हो गई है ना, तो डायग्राम अपना बन चुका है भाई। बस एक क्वेश्चन छूट रहा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड क्यू, के और क्यू के बीच में एक बंदा है, तो के और क्यू के बीच में एक बंदा, ऐसे सेट करो इसको, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू एज बिटवीन पी एंड आर, एन और क्यू के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही बंदे पी और आर के बीच में। तो ये बताओ एन और क्यू के बीच में कितने बंदे? 1 2 3, तो पी और आर के बीच में 3, 1 2 3, आर को यहां लॉक कर दो। देखो फट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट 7th टू द राइट ऑफ आर, आर के 7th राइट पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, के बैठा हुआ है, के बैठा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इन द रो? 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, एन की पोजीशन बतानी है मुझे। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो वैल्यू गलत हो चुकी है भाई। 7 फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत हो चुका है। 5th फ्रॉम द राइट एंड, तो ये भी गलत ही होगा, 1 2 3 4 5, ये भी गलत ही होगा भाई। 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत है भाई। 8 फ्रॉम द राइट एंड, 8 फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आके बैठ रहा है ये, तो अपनी ये वाली वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू सही है ना। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, अब रो में कितने बंदे बैठे हैं? तो रो में गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बंदे रो में बैठे हैं अपने पास, ठीक है। टोटल कितने बंदे बैठे? 13 बंदे बैठे हैं टोटल, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से यार, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी है भाई? तो फिर जुड़े रहो हमारे साथ। इसी तरीके से मैं आपके पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, इसकी मैं सीरीज लेके आऊँगा भाई, पूरी की पूरी 2025 की 2024 की, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है यार अपने प्रिपरेशंस में, है ना। हमें ये मालूम चलता है कि कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है भाई, यूजलेस है फिलहाल फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस, हैप्पी होली एंड ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू सो मच।